इस खूबसूरत पुरबहार शाम की रंगारंग महफिल ने आज हम सबको एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया है जो इंसान की सबसे बड़ी, सबसे कीमती दौलत है, यानी प्यार, मोहब्बत, खुलूस और सच्चाई, सच, हक़। क्योंकि आर्टिस्ट और उसके चाहने वाले इसी दौलत के शैदाई होते हैं। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि हमेशा हक़ और सच्चाई की फ़तह हो। वो चाहते हैं कि हर जगह मोहब्बत, प्यार और खुलूस की फ़िज़ा हो, उसकी मिठास हो, उसकी चाशनी हो, हमारे दिलों में, हमारी बातों में, हमारी नज़रों में। नज़रें भी बहुत काम कर देती हैं। आर्ट या फ़न, चाहे वो मौसीक़ी हो, रक़्स हो, शायरी हो, अफ़साना निगारी हो, नावल निगारी हो, संग तराशी हो, तस्वीर कशी हो, ये तमाम फ़न है, ये तमाम आर्ट हैं, ये तमाम हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं, जिनके बग़ैर ना हम खुश रह सकते हैं, ना हमेशा गमगीन रहते हैं। कभी कोई ऐसी चीज़ होती है कि हमारा दिल और दिमाग बहुत थका हुआ होता है, हम बहुत उदास, मायूस से होते हैं, पता नहीं क्यों, कभी कभी होता है इंसान को। लेकिन एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो मुस्कुराता है, खिलखिलाता है, अपनी माँ की बाहों में झूमता है, माँ को प्यार करता है, माँ उसको चूमती है। तो ये जो लम्हात होते हैं वो हमारी सारी उदासी, मायूसी को दूर कर देते हैं और एक नई उमंग जीने की और एक नई तमन्ना, आरज़ू दिल दिमाग में फैल जाती है। तो यही है एक सच्चे आर्टिस्ट का और एक फ़नकार का काम। सभी इंसान के माहौल और इर्द गिर्द की दुनिया के साथ साथ इंसान के अपने ख़यालात, तजुर्बात और नज़रियात यानी पॉइंट ऑफ व्यू को भी पेश करता है फ़नकार। आर्टिस्ट जो कुछ देखता है, महसूस करता है, अपने फ़न के ज़रिए दूसरों तक पहुंचाता है। ये एक वसीला है, ये एक वास्ता है। ज़बान और फ़न ये एक वास्ते हैं जो इंसान को इंसान से मिलाते हैं, दिल को दिल से जोड़ते हैं, दिमाग को दिमाग से को महसूस करते हैं। जैसे आपने कहा एक ही लफ्ज़, क़मर जमाली साहबा ने कहा कि सिर्फ एक ही लफ्ज़ अय्यो, अय्यो का क्या ट्रांसलेशन करेंगे आप? नहीं, वो नहीं बोल सकते। अय्यो क्या हो गया? अय्यो इन्हें इतना अच्छा लिखते, अब बोलिए या अल्लाह। तो हर ज़बान की एक अलग, वाक़ई जैसे आपने कहा, हर ज़बान की एक कल्चर है, हर ज़बान का एक दिल है, धड़कता है एक एक लफ्ज़ में। जब तक कि आप उस धड़कन को ना महसूस करेंगे, आप उस ज़बान के ना लुत्फ़ उठा सकते हैं, ना उस ज़बान की चाशनी को महसूस कर सकते हैं, ना उस ज़बान की मिठास को आप अपने आप में घोल सकते हैं। हर इंसान में, और मेरा ये एक पता नहीं क्यों मेरा ईखान है, यकीन है कि हर इंसान में कोई ना कोई कलाकार, कोई ना कोई फ़नकार छिपा होता है। कोई इंसान भी, और फ़नकार और कलाकार है क्या, है क्या? उसके सीने में भी दिल धड़कता है, यहाँ भी दिल धड़कता है, लेकिन इस दिल के धड़कने में ये बात होती है कि वो हिस्सास होता है, वो दूसरों की धड़कन को भी महसूस करता है। मेरे साथ जो बैठा है वो क्या सोच रहा है, वो क्यों बेचैन नज़र आ रहा है, उसका दिमाग अपने दिल पर नहीं रहता, उसकी धड़कनों पर, उसकी हरकत और सकनात पर होता है। ये है एक सच्चे फ़नकार का और एक सच्चे आर्टिस्ट का नज़रिया। वो अपने आप को भूलकर दूसरों की गम, दुख, खुशी और मुख्तलिफ़ जज्बात और एहसासात की नज़र रखता है और उसके बारे में सोचता है और उसका बाकायदा तज्ज़िया करता है और फिर उसको अपने रंग में और अपने फ़न के वसीले से दूसरों तक पहुंचाता है। हर फ़नकार की एक न एक इनफिरादियत, इंडिविजुअलिटी होती है। कोई रक़्स को पसंद करता है, उसी में अपनी वो सारी महारत सर्फ लगा देता है, सारी ज़िंदगी उसमें लगा देता है, सारी दिलचस्पियाँ, सारे उसकी ज़िंदगी का मरकज़, महवर वही होता है। लेकिन उसके बरखिलाफ़ एक शायर होता है, उसकी अलग दुनिया होती है। एक अफ़साना निगार होता है, वो हमेशा नज़र रखता है कि हाँ वो बच्चा हंस रहा था, उसने उससे यूँ कहा था तो उसने ऐसे कहा था। तो एक एक लम्हा, एक एक पल एक आर्टिस्ट होता है और ये आर्टिस्ट हर इंसान में छुपा होता है। कभी कभी ये होता है
कि वो आर्टिस्ट अपने आप को पहचान नहीं पाता। कभी वो आर्टिस्ट, वो इंसान अपने अंदर छुपे हुए आर्टिस्ट को पहचान लेता है, उसकी नशोनुमा करता है, उसकी परवरिश करता है, आगे बढ़ता है, और इस तरह से उसका फ़न, उसका हुनर आगे आता है, जिससे दूसरों को भी फ़ायदा होता है, दूसरों की ज़िंदगियों में, दूसरों के माहौल में, दूसरों के सोचने के अंदाज़ में तब्दीली भी पैदा होती है, तरक्की भी होती है, आगे भी बढ़ते हैं, और वो सारी इंसानियत के लिए ये एक बहुत अनमोल तोहफ़ा है जो एक फ़नकार, एक आर्टिस्ट दुनिया को पेश करता है, देता है। कभी कभी ये भी होता है कि कोई आर्टिस्ट ना खुद अपने आप को पहचान पाता है और ना ही दूसरे भी उसकी सलाहियत और टैलेंट को पहचानते हैं या महसूस करते हैं, क्योंकि वो लोग अपनी ही दुनिया में गुम रहते हैं, ना मिलते जुलते हैं, ना बात करते हैं। तो इस तरह से वो उनकी जो सलाहियतें हैं, वो जो करना चाहिए उनको, वो कर नहीं पाते, वो सोचते ही रहते हैं या अपने आप में रहते हैं, गुमसुम रहते हैं। तो इस तरह से तो ऐसे लोग आते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं और चले जाते हैं। दुनिया में कई लोग हैं ऐसे, करना चाहते हैं, कभी नहीं भी कर सकते हैं। तो इंसान हमेशा अपनी ख्वाहिशात और अपनी आर्ज़ुओं को पूरा तो नहीं कर सकता, लेकिन जिस इंसान में हिम्मत होती है, हौसला होता है, जो कुछ करने की लगन और दिलचस्पी रखता है, उसके अंदर एक बलबला, एक जोश सा होता है जो कुदरती तौर पर होता है। वो जानबूझ कर नहीं करता, वो सोच समझ कर नहीं करता कि हाँ मुझे ये करना है। वो सलाहियत उससे अपने आप कहलवाती है, उससे अपने आप वो काम करवाती है। उसके अंदर का ये जज्बा खुद उसके अंदर तड़प, एक लगन, एक जुस्तजू पैदा करता है कि वो कुछ ना कुछ करने के लिए बेचैन रहता है। तो ये चीज़, असल बात यह है कि महक हैदराबादी साहब जो हैं, जो जिनका भी आपने बताया कि उनका नाम असल है महक नहीं महक। उर्दू में दो जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसमें आखिर लफ्ज़ है हा, हे, हीरा, हीरा लिखते हैं, वो लिखते हैं हे। और महक है खुशबू, महक है खुशबू। और महक वो तीसरा लफ्ज़, तीसरा है, चौथा है शायद, अलिफ बे ते से जीम है लिखते हैं, हलवाई। तो ये दोनों की इमला या इन दोनों के अल्फ़ाबेट्स अलग अलग हैं। अब ये महक के माने, जैसे अभी आप कमर जाम अली साहिबा ने बताया, ये इसके माने है कसौटी। कसौटी एक पत्थर होता है सियाह, जिसको सोने को जौहरी जाके देखते हैं फ़ौरन, हाँ ये इतना महंगा है, आपका पूरा प्योर है ये सोना, तो वो प्योरिटी को पहचानता है। तो ये महक हैदराबादी ना सिर्फ नाम के महक हैं, बल्कि अपने काम के भी महक हैं, जो जिन्होंने अपनी बेहतरीन अपने आप को पहचाना है, तभी तो उन्होंने ये नाम लिया है। अपने आप को पहचाना है, अपने आप को परखा है और अपने आप को ज़िंदा रखा है, अपनी सलाहियतों को, अपनी काबिलियत को ऐसे इस्तेमाल किया है कि वाकई ये महक कहलाने के लायक हैं, काबिल हैं। बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी और बहुत बड़ी ये अल्लाह ताला की नेमत है, और उसका इनाम है कि महक साहब को ये जज्बा और ये मौका मिला, और जिसको उन्होंने पूरी तरीके से उसका फ़ायदा उठाया और उसको हम सब में तकसीम करने की ये खुशी बाँटी है। ये काम, हाँ। अब एक दूसरी बात यह है कि एक ज़बान को दूसरी ज़बान में मुंतकिल करना या तर्जुमा करना कोई आसान काम नहीं है। जैसे आपने कहा कि ये बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए वाकई उस ज़बान के, उस लफ्ज़ के, उस माहौल के पूरे कल्चर को, उसके पूरे धड़कनों को अपने आप में समोना है, उतारना है, और उसके बाद दूसरों के सामने पेश करना है। वरना ख़ुद उस आर्टिस्ट को एक कसक, एक कमी रह जाती है, वो मुतमईन नहीं होता अपने आप से, उसको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। तो इसलिए वो अपने काम में पूरी तरीक़े से जुट जाता है। मुश्किलों और कठिनाइयों का और परेशानियों का, या किसी के कुछ कहने का और दूसरे रिमार्क्स का, दूसरों का कि क्या दीवानापन है, एक ज़बान से दूसरी ज़बान में करे, अपने आप को तो नहीं लिख सकते और दूसरी ज़बान से ट्रांसलेट करके लिख रहे हैं, उसी में नाम का रहे हैं। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे अभी कहा कि एक नस्ल जो महसूस करती है, एक नस्ल, एक जनरेशन जो सहती है, एक नस्ल, एक जनरेशन जो अपने पीछे विरसा उससे फ़ायदा उठाती है और आगे के लिए विरसा छोड़ जाती है। उन सब चीज़ों को, इन तीनों
क्या कि ज़बानों को, इन तीनों वक्त को वो जोड़ता है, इकट्ठा करता है और अपने विरसे को आगे बढ़ाता है। हर चीज़, हर बात, एक नस्ल आती है, नए नए लोग होते हैं, ये लगता है कि हाँ ये नए हैं, इनसे क्या दोस्ती करना है, ये करना है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये होता है कि वही पड़ोसी, वही नया आदमी, वही अजनबी हमारा अपना बन जाता है और हमारे घर में कई तब्दीलियाँ आने लगती हैं उसके साथ, उसके बर्ताव से, उसके सुलूक से, उससे जब बात करते हैं आप, तो आपके अपने आप में भी कई तब्दीलियाँ होती हैं, आपके घर में कई तब्दीलियाँ होती हैं। आपके घर की छोटी सी चीज़, सेटिंग में, रखने में, चीज़ों में, गुलदान कहाँ रखा जाए, अरे नहीं उनके घर में देखा था, वहाँ बड़ा अच्छा लग रहा था। तो यही है एक आर्टिस्ट की आँख, आर्टिस्ट की नज़र, जो हर छोटी बड़ी चीज़ पर नज़र रखती है, उसको देखती है, अपने आप में जज्ब करती है और उसकी अच्छाई और बुराइयों को परख कर आगे बढ़ाती है। तो ये है असल आर्टिस्ट और एक फ़नकार का काम और उसका रुतबा। ये कोई आसान काम नहीं है, ये तो मैंने कह दिया कि ये कसौटी है और अपने ये नाम के साथ पूरा पूरा खरे उतरते हैं। और सबसे असली बात यह है कि एक आर्टिस्ट और फनकारे को परखना और फिर उसको दूसरी ज़बान में ढालना और इसका असल पैगाम, स्पिरिट या रूह को पेश करना ही असल ट्रांसलेशन है या असल तब्दीली है। क्योंकि इसके लिए ना सिर्फ दोनों ज़बानों में महारत, उबूर और कमांड होना चाहिए, बल्कि दिल की एक तड़प, लगन और जज्बा हो कि तर्जुमा अपने बेहतरीन रूप में हो और असल आईने का अक्स या ख़ुद आईना बन जाए। तर्जुमा बराए तर्जुमा नहीं होना चाहिए, वो पूरा मुजस्सिम एक आईने के सामने आ जाए। जैसे हम आईने में देखते हैं तो हमको अपना आप नज़र आता है, वैसे ही तर्जुमा ये हो कि वो पूरा तर्जुमा, जिसकी जो रूह है, जिसकी जो असलियत है, जिसके अंदर जो जज्बा है, वो सारी तड़प, लगन, जज्बा, वो सारी का सारा एक अक्स बनकर, एक आईना बनकर हमारे सामने आ जाए। और यकीनन आप सबके एहसासात और नज़रियात को सुनने के बाद मैंने ये महसूस, क्योंकि मैंने, अफसोस की बात है आज बहुत वो हो रहा है कि मैंने तेलुगु पढ़ी ज़रूर है हाई स्कूल तक, लेकिन उसके बाद में चूँकि नॉर्थ में, साउथ में इधर उधर घूमने का मौका मिला, तकरीबन सारी दुनिया के सफ़र किए, तो इससे थोड़ा दूर हो गया तेलुगु से। तो इस वजह से अब मैं हैदराबादी साहब का एक ख़ास वो ये तोहफ़ा मेरे लिए है कि मुझे दिल में ये भी लगन पैदा हो गई कि मैं भी फिर तेलुगु लिटरेचर को भी, जो कि आता है, बेसिक तो मुझे आती है, तो अब मैं उसको थोड़ी मेहनत करके और थोड़ी तवज्जो देके तेलुगु लिटरेचर को भी उसके ओरिजिनल चीज़ों में पढ़ने की कोशिश करूं। ये है मेरी ख्वाहिश है, आरज़ू है। और ख़ास चीज़ ये है कि तख्लीक़ का अमल कुदरती होता है, नेचुरल होता है। आप नज़म लिखने बैठते हैं, अपने आप वो चीज़ें आती जाती हैं, आमद कहते हैं। आप अफसाना लिखने लगते हैं, खुद ब खुद आपके ख़यालात की रौ आगे बढ़ने लगती है, वो घोड़े दौड़ने लगते हैं और हम लिखने लगते हैं। लेकिन ये खुशी है, ये खुशी देती है सबको। लेकिन जब तर्जुमा करते हैं तो ये इतना आसान नहीं होता। अफसाना निगार अफसाना लिखता है, उसके जो दिमाग में आता है वो लिखता है, क्योंकि उसके लिए कोई रुकावट नहीं है उस वक्त में। उस वक्त उसके लिए कोई रोकथाम, कोई ये नहीं कर रहा कि तुम ये मत लिखो, वो मत लिखो। वो अपने ख्यालात के घोड़े दौड़ाता रहता है और वो क्या कहते हैं, फ्लुएंसी के साथ लिखता जाता है। और जब वो लिख लेता है तो उसको बहुत सुकून होता है और वो मुतमईन हो जाता है कि हाँ, मैंने एक अफसाना लिखा है या एक शायरी की है, एक नज़म लिखी है, गज़ल लिखी है। लेकिन इत्मीनान हो जाता है और उससे मुतमईन हो जाता है और बेफिक्र हो जाता है, कर दिया मैंने एक काम। लेकिन जब तर्जुमा होता है तो वो मुतरजम या तर्जुमा करने वाला कभी चैन से नहीं बैठता। उसके दिल में हमेशा ये तड़प और ये कसक रहती है कि बेहतरीन तरीक़े से मैं उस नक़ल को असल बना दूँ। तो ये है असल तर्जुमा निगार का, मुतरजम का कमाल, जादू और तिलस्म। ये जादू है, तिलस्म है, क्योंकि जो कैफियत एक तख्लीक़कार ने महसूस की है, उसको दूसरी ज़बान में दूसरों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए
जाफिशानी, तड़प, लगन, कसक की ज़रूरत है। और सबसे पहली बात यह है कि ये एक नेकी है, ये एक नेकी है, ये एक नेकी है जो दिलों में प्यार और अक़ीदत के फूल खिलाती है, दिलों को जोड़ने और एक दूसरे के जज्बात और एहसासात का एहतराम करने, ज़बान और बयान की क़द्र मंजिलत फरमाने और बहुत ही अजीम और आला दर्जे की खिदमत है। बेलौस खिदमत इंसानियत की, अदब की, मुल्क और कौम की यकजहती और मोहब्बतों को आगे बढ़ाने की। इसीलिए मैं महक साहब का सच्चे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने इस अजीम मकसद के लिए गुलदस्ता के अफ़सानों का इंतखाब करते हुए मेरा अफ़साना सितारा सुबह का भी शामिल किया है। इस अफ़साने के बारे में मैं एक दो छोटी सी बातें बताना चाहती हूँ कि ये अफ़साना मैंने फरवरी 1963 में लिखा था। आज पूरे 60 साल गुजर चुके। और ये अफ़साना जिस वक्त मैंने लिखा था मेरी उम्र शायद 18 या 19 साल की थी। मैं सेकेंड ईयर की तालिबा थी, BSc सेकेंड ईयर की। मैं BSc की तालिबा थी। विमेंस कॉलेज, कोठी कॉलेज जो कहलाता है, यूनिवर्सिटी है अब, और वहाँ की तालिबात मेरे अफ़सानों का इंतज़ार करती थी। मिलाप उस ज़माने का बेहतरीन और मकबूल तरीन अखबार था जो हर चहारशंबे को, वेडनेसडे को फर्स्ट पेज पर पूरा अदबी एडिशन छापा करता था। तो मैंने अपनी किताब में, जिससे महक साहब ने ये अफ़साना सेलेक्ट किया है, मैंने उन अखबारों की पहले सफ़ात जहाँ पे मेरे अफ़साने शाये हुए हैं उनकी तस्वीर मैंने अपनी उस किताब में शामिल की है, ताकि एक दस्तावेज़ रहे कि उस ज़माने में अदब की और नए फ़नकारों की कितनी इज़्ज़त होती थी, इज़्ज़त अफ़ज़ाई होती थी, उनको इतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया जाता था, उनकी हौसला अफ़ज़ाई होती थी कि हम आगे बढ़ने की सोचते थे और सब कुछ। अच्छे से अच्छे बड़े बड़े फ़नकार उस ज़माने में पैदा हुए थे और जिनका उर्दू अदब पर बहुत बड़ा एहसान है। और उन तमाम, इसमें एक अफ़साना वेग एहसास साहब का भी शामिल है जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। तो ऐसे लोगों के साथ मेरे अफ़साने को भी महक साहब ने शामिल किया है, तो ये मेरे लिए वाकई बड़े एजाज़ की बात है और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। इस अफ़साने की एक ख़ास बात यह है कि इस अफ़साने का मौजू बिल्कुल नया और अनोखा था। इस अफ़साने में मैंने एक आम तिकोन, ट्रायंगल, पति पत्नी और वो सब जानते हैं, सब नई नई कहानियाँ पढ़ चुके, पुरानी कहानियाँ भी हैं कई। तो इस अफ़साने में आम तिकोण, ट्रायंगल, पति पत्नी और वो पेश किया गया है। लेकिन इसके साथ ही एक और ख़ास तिकोण, आर्ट या फ़न, आर्टिस्ट या फ़नकार और फ़ैन, परस्तार, उस फ़न के, उस आर्टिस्ट के चाहने वाला। तो ये तीनों का ट्रायंगल जब तक ना कायम रहे, अदब आगे नहीं बढ़ सकता, ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। कहानी और आपने पढ़ ली, हाँ बहुत अच्छी है, रख दिया आपने, बहुत अच्छी है करके आप उसके बारे में सोचते हैं और उस कहानी को जज्ब करते हैं, तो आपको ख्याल आता है कि ये किसने लिखी है? मंटो ने लिखी है। मंटो ने कब लिखी है? वो ख़ास वक्त में लिखी है। तो इस तरह से ज़बान और वक्त को दोनों को एकजा किया जाता है और इस तरह से ज़िंदगी की हर खुशी, हर गम के मौके पर हमारा अदब साथ देता है। और ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया है कि आर्टिस्ट, आर्ट, आर्टिस्ट और फ़ैन, इनके बग़ैर ये मुसलस पूरा नहीं हो सकता। ज़िंदगी की खुशियाँ और मसरतें और तारीख़ नहीं बन सकती है। उस चीज़ को जानना और उस चीज़ को पहचानना और उसको करना, तो वो अदब और लिटरेचर और हमारी ज़िंदगी की खुशियों के ज़ामिन होते हैं और इन्हीं से ज़िंदगी कायम रहती है, आगे बढ़ती है और खुशियाँ हासिल होती हैं। जब तक कि आपके फ़न को, आर्ट को आवाम की पसंदीदगी की सनत या सर्टिफिकेट ना मिले, उस फ़न और उस फ़नकार की तारीफ़ ना हो, ना शोहरत मिलती है, ना हौसला अफजाई होती है। इसलिए ये तीनों फैक्टर्स एक दूसरे के लिए इंतहाई ज़रूरी और लाजिम और मलज़ूम हैं। इसी से फ़न को जिला मिलती है, फ़नकार को हौसला मिलता है, उसका परस्तार खुश होता है, उसकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आती हैं, खुशियाँ आती हैं, वो आगे बढ़ता है, नए नए ख़यालात
अपनाता है, नए नए चीज़ों का जायज़ा लेता है, समझता है, सोचता है। और वो एक नए, इसलिए अभी जो मैंने कहा कि खुद मेरा अफसाना, मुझे यकीन है कि पढ़ने वाले तेलुगु में जो पढ़ेंगे तो वो भी इस एंगल को समझेंगे और उसको अप्रिशिएट करेंगे। और मैं खुद, और चूँकि खुद तेलुगु ज़बान से मेरा कुछ ताल्लुक़ थोड़ा सा कम हो गया था, कमज़ोर हो गया था, लेकिन अब ये महक हैदराबादी साहब का एक बहुत बड़ा क्या कहूँ कि कारनामा है कि मेरे दिल में भी ये जज्बा पैदा हुआ है कि मैं भी अब वाकई तेलुगु। और एक छोटी सी बात एक और बताते हैं कि मेरी वालदा जो है वो हैदराबाद और तेलंगाना की थी। उर्दू लिटरेचर से बहुत दिलचस्पी थी, शायरी भी करती थी, हल्की फुल्की कहानियाँ भी लिखती थी। मगर मेरे फादर जो थे वो आंध्रा यूनिवर्सिटी से थे, आंध्रा के थे, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट थी। मेरा कज़न बैठा है यहाँ पर, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट। हाँ, उनकी तेलुगु, उनकी ज़बान मादरी ज़बान थी, मदर टंग थी तेलुगु। वो भाई, इनके फादर और मेरे फादर, आपस में ये लोग तेलुगु में करेस्पॉन्डेंस करते थे, तेलुगु में ख़त लिखते थे, तेलुगु में बातचीत करते थे। तो वो दिलचस्पी में मुझ में भी आई है। और ये पढ़ने के बाद में जैसे वो आपने एक नया दिया सा जला दिया मेरे दिल में कि मैं भी तेलुगु को वाकई पढूं और फिर दोबारा उसको रिवाइव करूं और पढ़ने की कोशिश करूं। तो इसलिए मैंने ख़ास तौर पे ये जुमला आप लोगों के सामने पेश करी हूँ कि दुआ कीजिए कि वाकई मेरी इस इरादे को भी पूरी हो कि हाँ, कि और ख़ुद मैं जो तेलुगु ज़बान से कुछ ताल्लुक़ कम हो गया था, एक नए जोश और इरादे के साथ तेलुगु लिटरेचर का मुताला शुरू करूँगी ताकि मेरी तहरीरों में भी ताज़गी और नयापन शामिल हो जाए, नई ज़बान की चाशनी भी मुझे मिले। और आप सब के लिए नेक तमन्नाओं के साथ इजाज़त चाहूँगी। आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा मुस्कुराते बिखेरते रहें, क्योंकि सच्चा फ़नकार यही चाहता है कि दुनिया खुश रहे, अमन और शांति के साथ रहे, कहीं कोई एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े ना हो। मैडम क़मर जमाली साहबा ने बहुत अच्छी बातें कही कि हम ऐसे माहौल में रहें जहाँ सिर्फ खुशियाँ हों, मुस्कुराहटें हों और एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत हो, खुशियाँ हों। थैंक यू।